नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। कहा जाता है कि किसी भी समाज में जब कानून बनाया जाता है तो कानून समाज को पटरी पर लेकर आता है, लेकिन अगर कानून ऐसा हो जिससे कि पूरा समाज पटरी से उतर जाए, डिसरप्ट हो जाए या उसमें विघ्न पड़ जाए, तो ऐसे कानून के बारे में आप क्या कहेंगे। और मजे की बात यह है कि आज के सोशल मीडिया के जमाने में ऐसे फिजूल कानून को एम्पलीफाई करता है सोशल मीडिया, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर। मैं बात कर रही हूं लव जिहाद की। जी हाँ, एक आज आपको दो कहानियां बताऊंगी और वो कहानियां तमाम सोशल मीडिया पर इस समय आपको मिलेंगी। पहली जो कहानी है वो है नासिक के एक परिवार की। और एक परिवार अपने हिंदू परिवार था जो अपनी बेटी की शादी एक मुस्लिम युवक से करवा रहा था। अब ये जो हिंदू और मुसलमान के बीच में जो शादी थी वो मई के महीने में कोर्ट में रजिस्टर हो गई थी, लेकिन हिंदू पिता ने कहा कि लड़की को ससुराल विदा करने के पहले हिंदू परिवार चाहता है कि हिंदू रीति और रिवाज से लड़की की शादी हो जाए। तो 18 जुलाई को वो लड़की, 28 साल की जो लड़की थी, वो 7 फेरे लेने वाली थी। लेकिन क्या हुआ, परिवार ने, जाहिर सी बात है कि हर घर, शादी के घर में कार्ड बांटा जाता है और आजकल सोशल मीडिया पर लोग कार्ड्स अपने भेजते हैं, वीडियो कार्ड्स होते हैं जो कि व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा जाता है। तो इस परिवार ने, जो अडगांवकर परिवार है, नासिक में रहने वाला, जूलर बाय प्रोफेशन, यानी कि इनका जो पेशा था वो सुनार का था, तो इन्होंने भी अपनी लड़की के 7 फेरे के सपने देखे और जो इनविटेशन कार्ड था वो वायरल किया। लेकिन वायरल होने के बाद उस हिंदू परिवार के ऊपर इतना दबाव पड़ा अलग अलग एलिमेंट से, उसमें तमाम जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनके नाम आ रहे हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद का नाम आ रहा है, हिंदू एकता मंच का नाम आ रहा है, बजरंग दल का नाम आ रहा है। और जब से इस परिवार ने व्हाट्सएप के जरिए इनविटेशन कार्ड को भेजा, ये इनविटेशन कार्ड वायरल हुआ, तो इस इनविटेशन कार्ड में लव जिहाद का एंगल सबने एक्सप्लोर किया और लव जिहाद के दबाव की वजह से आज मामला यहां तक पहुंच गया कि इस हिंदू परिवार ने अपनी बेटी की शादी को रद्द कर दिया। उन पर इतना दबाव आया, उनको इतनी धमकियां मिली कि आज इस परिवार ने उस शादी को रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें दबाव मिल रहा था इन तमाम फ्रिंज एलिमेंट से, जो आज ये तय करते हैं कि आपकी जो निजी जिंदगी है वो कैसे चलेगी, आप किससे शादी करेंगे, आपका लव अफेयर किससे होगा। तो ये जो ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, आज के समाज का ताना बाना ऐसे लोग बुन रहे हैं। अब आपको बता दें कि ये जो दबाव था ये तमाम हिंदू संगठनों से था कि आप इस तरीके से अपनी लड़की की शादी क्यों कर रहे हैं। अगर ट्विटर पर आप जाएं तो ये जो कार्ड है ये मौजूद है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि रसिका की शादी आसिफ से हो रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर कोई जबरन धर्मांतरण का मामला नहीं था, कोई जबरन कोई शादी नहीं हो रही थी। और बताया जा रहा है, और इस प्रसाद अडगांवकर जो लड़की के पिता हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में, जो उन्होंने प्रेस को इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में प्रसाद अडगांवकर ने कहा है कि जो उनकी बेटी थी वो दिव्यांग थी, यानी कि स्पेशली एबल्ड थी और उनको लड़का ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। तो ये जो मुस्लिम युवक था इस लड़की के साथ पढ़ता था, इन्होंने आपस में एक रिश्ता बनाया, लव अफेयर हुआ और फिर दोनों परिवार इस चीज के लिए राजी हुए और इसीलिए दोनों परिवार राजी थे, कोई जबरन धर्मांतरण का मामला नहीं था। तो मई में कोर्ट मैरिज कर दी गई। लेकिन जुलाई के महीने में, क्योंकि लड़की के परिवार वालों का मन था कि हिंदू रीति रिवाज से उसकी शादी हो, लड़की 7 फेरे ले, तो उसके लिए उन्होंने इस वेडिंग कार्ड को वायरल किया, यानी कि इनवाइट भेजा। लेकिन इनवाइट भेजने के बाद आप देखिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किस तरीके से होता है और कौन लोग इसको दुरुपयोग करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप कोई सकारात्मक चीज के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि किस लिए, ताकि आप लोगों की शादी रोक सकें,
क्यों? क्योंकि उसमें एक पॉलिटिकल एजेंडा नजर आ रहा है और एक मुस्लिम हिंदू नैरेटिव बना रही है ये पूरी कहानी कि अगर शादी रुक जाएगी तो देखिए आप समाज में किस तरीके से डर और भय को पैदा कर रहे हैं। और ये डर और पैदा करने वाले कौन हैं? हिंदू संगठन के लोग हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं समाज के। आज वो इतने सक्रिय हो गए हैं कि लोगों की निजी जिंदगी में इन्होंने दखल डालनी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण बात यहाँ पर है वो ये है कि सोशल मीडिया का रोल आज के समाज में क्या है। क्या लोगों की शादी तोड़ने का काम सोशल मीडिया कर रहा है? इस पर सरकारें संज्ञान क्यों नहीं ले रही हैं? महाराष्ट्र में नासिक का ये मामला है और ये लव जिहाद की जो कहानी है ये सिर्फ आज महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि पूरे देश में लव जिहाद को लेकर जब से यूपी और तमाम जो राज्य हैं और वो लव जिहाद के कानून की उन्होंने बात की है, तब से जो लव जिहाद की जो पूरी पिच है, ऐसा लग रहा है कि वो अभी 2022 में जो यूपी का चुनाव है और उसके बाद जो 2024 का जो आम चुनाव है, उसके लिए अभी से इस लव जिहाद की प्रयोगशाला को खोल दिया गया है ताकि हिंदुत्व के एजेंडे को कायम किया जा सके, हिंदू और मुसलमानों को बांटा जा सके, लोगों में डर पैदा किया जा सके, खासकर अगर मुसलमान हैं कि, और ये जो एक नैरेटिव है कि मुसलमान लड़के किस तरीके से हिंदू लड़कियों को बहकाते हैं, फुसलाते हैं, तो इस नैरेटिव को जिंदा रखने के लिए आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो इस सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल करते हैं और आज वो परिवारों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, शादियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो कहाँ जा रहा है पूरा समाज? ये आज एक बहुत बड़ा सवाल हमारे बीच खड़ा है। नासिक के अलावा आज एक कहानी और भी सामने आई है जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को, नवभारत टाइम्स को और साथ में जी न्यूज़ को, क्योंकि ये कहा गया है कि जी न्यूज़ और नवभारत टाइम्स ने एक 32 साल की महिला थी उत्तर प्रदेश से, उन्होंने अपनी इच्छा से बिना जोर ज़बरदस्ती के इस्लाम धर्म को अपनाया शादी करने के बाद। और इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उनको जब कन्वर्जन सर्टिफिकेट मिल गया, तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट मिलने के बाद प्रक्रिया ये होती है कि आपको अपना बदला हुआ नाम न्यूज़पेपर में, अखबारों में पब्लिश करना होता है। तो उसी तरीके से जब 32 साल की महिला ने कन्वर्जन सर्टिफिकेट मिलने के बाद जब न्यूज़पेपर्स में अपने नाम को, नए नाम को, जो सरनेम चेंज हुआ, अपना नाम उसने चेंज किया और वो पब्लिश किया, तो इस महिला को और इस महिला के परिवार वालों को धमकी मिलने लगी। और धमकी मिलने लगी, जितनी भी कट्टरपंथी जो संस्थान हैं उनकी तरफ से धमकी मिली, उनके परिवार को टारगेट किया गया। और मीडिया, मजे की बात यह है कि मीडिया ने भी इस महिला के बारे में उल्टी सीधी खबरें और बेबुनियाद कहानियां गढ़नी शुरू की। मिसाल के तौर पर एक जो स्टोरी मीडिया में आई थी उसमें यह कहा गया कि फॉरेन फंडिंग हो रही है इस तरीके के धर्मांतरण को लेकर। एक दूसरी रिपोर्ट में यह कहा गया था कि इस समय कन्वर्जन का रैकेट चल रहा है। तो इस महिला के वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका के जरिए कहा गया कि इस तरीके के कंटेंट को तुरंत टेक डाउन किया जाए और साथ में एनबीएसए को भी नोटिस भेजा गया है कि इस तरीके की खबरें क्यों दिखाई जा रही हैं जिसका कोई तथ्य नहीं है। अब ये मामले की सुनवाई नवंबर में होगी। देखिए, जितने भी कानून बनते हैं वो एक्चुअली सामाजिक दायरे में जो एक्सेप्टेबल नॉर्म्स होती है ना उनको लेके बनते हैं, क्योंकि कानून क्या है? एक्सेप्टेड, सोशली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस। तो ये जो कानून बनाना है लव जिहाद का खास करके, ये अपने आप में एक बहुत अजीब सा इशू बन गया है, क्योंकि कोई भी किसी वयस्क या एडल्ट को कानून के दायरे में रह के आप नहीं बांध सकते, क्योंकि हर वयस्क की अपनी अपनी चॉइसेस हैं, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, और उनको आप कानून के दायरे में लाना चाहोगे तो शायद वो बूमरैंग करेगा। और जो मेरे को लगता है कि आज ये जो दो घटनाएं हुई हैं बड़ी निंदनीय है, पहली बात। और दूसरा जो है, ये एक सोशल मीडिया और मीडिया की नेगेटिविटी को जो है वो
डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे हम मीडिया और सोशल मीडिया को अब्यूज करते हैं कि इन जैसे केसेस में लोगों को टारगेट किया जा सके। तो ये बड़ा एक अजीब सा माहौल बन गया है जो कि कानूनन ही एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस लव जिहाद के एंगल को अलग अलग तरीके से आज समाज में एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है ताकि समाज को बांटा जा सके। समाज में एक पॉलिटिकल एजेंडे को जिंदा रखने के लिए लोगों की निजी जिंदगी को खत्म किया जा रहा है। आप किससे शादी करेंगे, आप किससे एक लव अफेयर करेंगे, ये आपका निजी मामला है। राइट टू प्रिवेसी, राइट टू लाइफ, राइट टू चॉइस, ये सारी चीजें संविधान में दी हुई हैं। ये आपका एक मौलिक अधिकार है, लेकिन उन मौलिक अधिकारों को आज आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समाज में इस तरीके का एक दबाव बनाया जा रहा है, समाज में इस तरीके का एक ढांचा खड़ा किया जा रहा है जहां पर परिवारों के ऊपर दबाव है कि अगर वो अपने धर्म से बाहर जाकर शादी करते हैं या अपने धर्म के अलावा किसी और व्यक्ति से वो शादी करते हैं या फिर लव अफेयर करते हैं या किसी एक तरीके का रिश्ता बनाते हैं, तो उन पर धमकियों की बौछारें होती हैं, उन पर दबाव बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पर लोगों को सामने नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो लव जिहाद का एंगल हिंदू मुसलमान को बांटने का, लव जिहाद का एंगल जब 2013 में मुजफ्फरनगर राइट्स हुए थे तो उस समय भी उस चीज को जिंदा रखा गया। 2014 का चुनाव जीता गया। 2017 में जब यूपी के चुनाव हो रहे थे, जो पिछली विधानसभा के, तो उस समय अगर आपको ध्यान हो तो हुकुमदेव सिंह जो समय बीजेपी के एमपी थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक खबर फैलाई कि कैराना से हिंदूज अब छोड़ छोड़कर भागने लगे हैं, मुसलमानों का इस तरीके से कहर बरपा है। और बाद में खुद ही हुकुमदेव जी ने खुद इन खबरों को नकारा। तो इस तरीके की खबरों को बेवजह जिंदा रखा जाता है क्योंकि इससे आपका जो पॉलिटिकल मोटिव है, जो पॉलिटिकल उद्देश्य है, राजनीतिक उद्देश्य है, उसे पॉलिटिकल पार्टियां साधती हैं। यहाँ पर हिंदुत्व एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इस लव जिहाद की बोगी को जिंदा रखा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए हिंदू परिवारों की लड़कियों को जबरन उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, उनसे जबरन शादी की जा रही है। और जो दोनों उदाहरण आज आपको दिए हैं, इन दोनों केसेस में लड़कियों ने अपनी इच्छा से शादी की है, कोई जबरन धर्मांतरण का एंगल यहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी लव जिहाद का एंगल बताया जा रहा है। तो ऐसे समाज के बारे में आप क्या कहेंगे? समाज किधर को जा रहा है जहां पर आपने लोगों की निजी जिंदगी में दखल देना शुरू कर दिया है। दो बड़े एडल्ट्स हैं और उनके बीच अगर कोई एक कंसेंसुअल रिश्ता बनता है तो उसमें राज्य की दखलंदाजी कहां से आती है, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और इससे भी जो एक खतरनाक चीज है कि लोग इस तरीके की शिकायतों को पुलिस के पास लेकर जाते हैं, इस तरीके की शिकायतों को अलग अलग हिंदुत्व के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनके पास लेकर जाते हैं। तो किस तरीके का एक तंत्र बना गया है जो कि शिकायत के बेसिस पे, जो कि जासूसी करता है कि किसकी लड़की ने किससे शादी की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमान परिवार में लड़की शादी कर रही है या वो लड़का एक हिंदू लड़की से शादी कर रहा है। तो जो शिकायती तंत्र एक यहाँ पर बना है, आज वो एक कितना खतरनाक नेटवर्क बन चुका है जो आज फल फूल रहा है और समाज में इस तरीके की अराजकता फैला रहा है। और एक बिल्कुल वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह ये तंत्र इस समय काम कर रहा है, लेकिन इस पर न सरकारें सुध ले रही हैं, न सामाजिक कार्यकर्ता इस पर कुछ बोल रहे हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी इस पर चलती है। कुछ कम लोग हैं जो बोलते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन सोशल मीडिया का रोल कितना नकारात्मक हो सकता है, इन दोनों कहानियों से ये भी पता चलता है कि व्हाट्सएप का दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है और मीडिया की भूमिका क्या है। मीडिया अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहा है? जहां तक पुलिस की बात है तो पुलिस ऐसी रिपोर्ट्स को क्यों लीक करता है? पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहा है, मीडिया अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहा है। समाज में जो ताना बाना बन रहा है जिसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं, वो इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं उनको
बढ़ावा देती हैं, उनको शह देती हैं। तो ये किधर जा रहा है समाज, जहाँ पर आपकी निजी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो गई है? क्या संविधान में ऐसी चीज़ों की जगह है? हमने तो यही देखा था कि हमारे समाज में हम समानता की बातें करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं, जहाँ पर सारे धर्म एक समान है, जहाँ कोई भी अपनी स्वेच्छा से किसी के साथ भी शादी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब तरीके का सामाजिक ताना बाना बुना जा रहा है। अभी हाल में ही मोहन भागवत ने क्या कहा था, अगर आपको ध्यान हो तो उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, शादी का जो एक इंस्टीट्यूशन है उसे बेड़ियों में जकड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि हिंदू मुसलमान से शादी नहीं कर सकता और मुसलमान हिंदू से। तो आज मोहन भागवत से मेरा ये प्रश्न है कि वो बड़े बड़े मंच पर, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पर वो बातें कुछ कहते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत आज के समाज की जो है वो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश कर रहा है। मोहन भागवत जी क्या कोई सवाल उठाएंगे कि आज हमारा समाज किस तरफ को जा रहा है? इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @नीलूऑनदमूव। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, उसे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।